ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾत ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋं ਦੀ स्थिति की है? देखिए वीर जी, आज से 20 दिन पहले हमने अपने जो ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल उस पर एक वीडियो पाया था। मैंने बताया था कि जो हरियाणा का मेवात का एरिया है, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि वहां पे कोई शोभा यात्रा करके यात्रा निकाली जाएगी। आज से पहले भी वहां पे यात्राएं निकली, ये नहीं वीर जी पहली बार यात्रा निकल रही थी। वहां पे पहले भी यात्राएं निकली थी, लेकिन अब की बार क्या था, अब की बार इन्होंने थोड़ा मुंह, पहली बार जो यात्रा, पिछली जितनी भी यात्राएं निकली, शोभा यात्रा मेवात के अंदर निकली है, मेवात के लोगों ने खुश होकर उनका स्वागत किया, हमेशा उनके फूल मालाएं पहनाई, पानी पिलाया, खाना खिलाया। अब की बार लेकिन क्या है, एक मोनू मानेसर करके है जिसके ऊपर हत्या के आरोप हैं और भी कई आरोप हैं, और वो क्या थोड़ा मुस्लिमों के प्रति भड़काऊ भाषा का प्रयोग भी करता है, जो कि होना नहीं चाहिए, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। लेकिन उसके शब्द थे, उसके जो उसने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल किया कि मैं मेवात में जाऊंगा, उनका मतलब असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए कि वो मैं उनका जीजा लगता हूं, वो ये है वो है, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक आप शोभा यात्रा निकाल रहे हो, एक धार्मिक यात्रा निकलती है तब उसके अंदर हथियार नहीं होते वीर जी। आप धार्मिक यात्रा निकाल रहे हो, ना कि वहां पे कोई जुलूस निकाल रहे हो या कोई गुंडागर्दी करने जा रहे हो। सबके हाथों में हथियार थे, पहले ही चेतावनी भरे वीडियो जारी किए गए। अगर प्रशासन समय रहते उन पर कार्रवाई कर लेता, जो बजरंग दल वाले थे या मुन्नू मानेसर था, उनके ऊपर समय रहते कार्रवाई कर लेते और उनको वहीं रोक देते, तो इतना बड़ा दंगा नहीं होना था। यहाँ पे सीधा सीधा फेलियर सरकार का है, जिस सरकार को पिछले 10-15 दिन से ये पता था कि ये सब सोशल मीडिया के ऊपर चला हुआ है और सरेआम चला हुआ था, ये नहीं था कि कोई छुपा के चला हुआ था। पहले क्यों नहीं, अगर प्रशासन चेत जाता तो जो गुरशरण सिंह है और एक भाई है जो होमगार्ड वाले थे, वो दोनों शायद आज इस दुनिया में होते, वो भी अपनी दुनिया देख लेते। इन्होंने वहां पे क्या किया, वो यात्रा निकाली सो निकाली, वहां पे दंगे भी किए। शुरुआत इन्होंने की पत्थरबाजी की, हथियार साथ लेके जा रहे थे, जब दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, वहां पर एक सिख युवक को, सबसे पहले सिख युवक को मारा जाता है। तब हमने वीडियो जारी करना पड़ा हमारे को कि सभी सिख भाइयों से निवेदन है कि सिख भाई भी, हरियाणा के जाट भाई भी और जितने भी हैं, कृपया करके इस दंगे में ना कूदे। ये एक धार्मिक मामला है, लेकिन इस धार्मिक मामले को आप देखना, जैसे दिल्ली के अंदर कोई कांड होया उसमें हरियाणा को जोड़ दिया गया, मणिपुर में कोई कांड होया उसमें पंजाब को जोड़ दिया गया। तो ये सरकारें जो कर रही है ना, एक संयुक्त पंजाब की जो भाईचारे की सांझ बनी थी हरियाणा और पंजाब की, उसको तोड़ने के लिए मेवात में ये चालाकियां इन लोगों ने की थी। लेकिन अच्छा है, भला इस बात का है, ना तो हरियाणा की जो किसान कम्युनिटी थी, जाट कम्युनिटी थी, उन्होंने कुछ बोला इसके बारे में, हमने भी नहीं बोला, हम भी इससे दूर हैं, और ना ही सिखों ने कुछ बोला इसके बारे में। क्यों, आपको देखना चाहिए, पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई है और हरियाणा के अंदर भी बाढ़ आई हुई है, जबकि बाढ़ से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ पंजाब के अंदर। उसके बारे में मीडिया ने कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। मणिपुर पिछले 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, मैं से मणिपुर होता और मैं से ही मेवात होता वीर जी। मणिपुर 90 दिन से जल रहा है, मणिपुर का मैं तक नहीं बोला इस मीडिया ने, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, बिकाऊ मीडिया कहते हैं। इस मीडिया ने मणिपुर का मैं नहीं बोला, और लगातार मेवात को 90 सेकंड नहीं हुए थे दंगा हुए, उससे पहले लाइव चलाना शुरू कर दिया था। तो ये एक सोची समझी प्रायोजित जो कार्यक्रम ये चलाते हैं ना, यहाँ पे ये था कि ये दंगे भड़का दो, इनका काम क्या है, सबको पता है बीजेपी सरकार का काम है दंगे करा। वैसे तो इनकी सरकार आनी नहीं, सरकार तो अब भी नहीं आएगी इनकी, कोई सोचता बीजेपी की सरकार आ जाएगी हरियाणा में, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन ये जो दंगे करवाते हैं, ये सरकार अपना फेलियर तो मानती नहीं। मणिपुर में मुख्यमंत्री साहब का इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन इल्जाम कभी राजस्थान पर लगा रहे हैं, कभी छत्तीसगढ़ पे लगा रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है, यही मेवात में हुआ। अगर यही प्रशासन पहले लग जाता, पहले उनको रोक देता, उनके हथियार जब्त कर लेता, तो क्या इतनी बड़ी घटना जो दुर्घटना हुई वो होनी थी? धारा 144 भी नहीं लगानी पड़ती, ना इतने दंगे होते।
अभी तो सिर्फ 2 की खबर आई है कि 2 मारे गए हैं। वो तो फिर बाद में असली खबर आएगी कि कितने लोग मारे गए। दंगों में कभी किसी का भला नहीं हुआ वीर जी, हम ये बात कहना चाहते हैं। दंगों में हमेशा खून खराबा होता है। इसको प्रशासन को चाहिए था समय रहते इसका चेता लेते और इसको रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। यहाँ पे ये सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਹੋਈ घटनावां ਇਹ। देखिए वीर जी, एक मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें देखो सिखों में भी ज्यादा रोष फैला था, सभी के अंदर रोष फैला था, स्वाभाविक रोष था वो, कोई अलग रोष नहीं था। एक मणिपुर में 2 औरतों को नंगा करके घुमाया गया था, एक वीडियो वायरल हुआ था, तब इस गोदी मीडिया को भी चेता आया था, सबको चेता आया था। मणिपुर में जिस औरत को नंगा करके घुमाया गया था, उनके घर वाले, उनके हस्बैंड कारगिल युद्ध के अंदर लड़े हुए थे। उनका जब बयान आया कि कारगिल में युद्ध में तो हमने देश को बचा लिया, लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सके, ये बयान बहुत ही भावुक बयान था वीर जी। इसके अंदर सबसे पहला एक्शन जो लिया था सिख कम्युनिटी ने लिया था कि मणिपुर को हम बचाएंगे। और आपको जान के हैरानी होगी, जो मणिपुर है, अभी मणिपुर के अंदर जो दंगे हो रहे हैं, मणिपुर के अंदर वर्ल्ड सिख कम्युनिटी जो है वो वहां पे लंगर लगा चुकी है। और उसके लंगर को देखते हुए जो ईसाई है, वहां पे ईसाई रहते हैं, ईसाइयों ने ये कहा है कि हमें सिखों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये आज की घटना बता रहे हैं आपको, आज की घटना, वहां के ईसाइयों ने ये बयान दिया है। तो जो लोग होते हैं ना, लोग होते हैं, उनका आपस में कोई मनमुटाव नहीं होता। ये सरकारें होती हैं, कभी दंगे कराती हैं, कभी भाई को भाई से लड़वाती हैं। या आपको एक वीडियो भेजा था, हमने भेजा था, वो अमित शाह जी का वीडियो देखना। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जहरीले स्टूडेंट होते हैं। इनको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको पता, कल की एक घटना है, ट्रेन के अंदर एक पीएफ के गार्ड ने अपने एक एएसआई को, मीना साहब को मार दिया और 3 मुसलमानों को मार दिया। और क्या बोलते हुए मारा है कि मोदी योगी को वोट नहीं दोगे तो ऐसे ही मरोगे। ये मतलब, ये देखो, ये उसके अंदर ये कहां से आया? ये सब गोदी मीडिया और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है। इन लोगों ने इतना जहर भर दिया युवाओं के अंदर कि युवा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? तलखी ऐसे है, पहले जैसे मेवात के अंदर होया था, अब वो बढ़ता हुआ सोना की तरफ भी आ चुका है। वो बढ़ेगा, ये सबको पता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सरकारों को जो एजेंडा था, वो एजेंडा शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि सरकारें चाहती कुछ लोग मरे, हम वहां पे राजनीतिक रोटियां सेकें, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब का एजेंडा होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार और प्रशासन समय रहते इसको यहीं कहीं रोक ले। अभी धारा 144 लगाई हुई है मेवात के अंदर भी और सोना के अंदर भी, धारा 144। फिर बाद में धारा 144 लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आप समय रहते इन चीजों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है और उससे बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है। फिर सरकार बोलती है कि हमारे से सवाल किया जा रहा है। फिर सवाल हम किससे करें? किससे सवाल होगा? जो हमारे ऊपर राज कर रहा है, प्रशासन है या सरकार, उसी से सवाल होगा ना। सवाल करो तो वो सवाल देश से हो जाता है, फिर देश से जोड़ देते हैं। मतलब इन लोगों का जो फर्जी राष्ट्रवाद है, जो फर्जीवाड़ा है ना, वो सबका सामने आ चुका है। अभी भी अगर इनकी सरकार आती है, कहीं पर भी किसी भी सूबे के अंदर अगर बीजेपी की सरकार आती है ना, तो हम ये समझेंगे उस सूबे के लोगों की जो आत्मा है वो मर चुकी है बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੰਪੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? देखिए वीर जी, अब की बार जो हरियाणा ने सबक लिया है ना, सबसे बड़ा सबक जैसे किसान आंदोलन से लिया था, उसके बाद जैसे ही पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, तो हरियाणा में भी लहर चल गई थी। हो सकता है सरकारों ने, जो सरकार कुर्सी पे बैठते उन लोगों ने हमारे को अलग किया है, भाई ये हरियाणा ये पंजाब, लेकिन हमारे दिल एक हो चुके हैं। और पहले भी एक थे, आज भी एक है। आज इतने एक हैं कि जैसे पंजाब के अंदर सरकार बनी तो ऑटोमेटिक हवा हरियाणा में चल गई आम आदमी पार्टी की। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने काम उल्टे पुल्टे किए पंजाब के अंदर, तो उसी समय पे हवा डाउन होगी। आप देखोगे अगर पंजाब में कोई बात होती है, उसकी सबसे पहले आवाज हरियाणा से उठती है। आज हमारे दिल इतने मिल चुके हैं, और यही दिल जो दिल मिले है ना, इसी की देन है। हाँ, जो 2 चीजों के ऊपर स्पेशल ध्यान रहेगा हरियाणा के अंदर अब की बार चुनाव में। एक तो जैसे पिछली बार 2019 के अंदर जो धोखा खाया था, जो दुष्यंत चौटाला जैसों से धोखा खाया था हरियाणा के लोगों ने, एक तो उनका ध्यान रखना है कि ऐसे इन्होंने 5 पार्टियां अलग बनाई हुई हैं बीजेपी ने, उनके ऊपर भी ध्यान है पूरे हरियाणा का।
पूरे हरियाणा का ध्यान है कि हाँ ये सब ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल टुकड़ा साफ है बीजेपी का हरियाणा के अंदर से। हरियाणा के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। जो इनके सहयोगी दल है उनकी तो एक भी नहीं आनी। पिछली बार 10 सीट आ गई थी, अब की बार अगर वो एक भी सीट ले जाएं तो इस चीज की गारंटी है हरियाणा के अंदर। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਊਠ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹ? अब की बार हरियाणा के अंदर वैसे तो एक तरफा हवा कांग्रेस की चली हुई है, बिल्कुल एक तरफा हवा है कांग्रेस की। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा। जो हुड्डा सरकार का राज था ना, अच्छा राज था, हम ये कहते कोई बुरा राज था, बहुत अच्छा राज था। लेकिन कुछ लोगों को आगे रख के जो उन्होंने काम करने शुरू किए थे, अब वही लोग उनके नजदीक लगने लगे, उनको पता लगने लगा कि कांग्रेस की सरकार आएगी। यहाँ पे मार खाएगी कांग्रेस और हुड्डा साहब भी मार खाएंगे। वो जिन लोगों को आगे दोबारा कर रहे हैं, एक तरफा सरकार नहीं बना पाएंगे हरियाणा के अंदर, ये कन्फर्म अब की बार। ਦੀਪਕ ਜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ कर पाऊगी ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ ये ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ? हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है 5 दलों में बटी हुई है। और ये पीछे भी पिछले लगातार 10 साल 9 साल से यही मुद्दा उठता आ रहा है कि कांग्रेस के जो 5 धड़े या तो वो एक हो जाएं या फिर अपनी कोई अलग पार्टी ही बना ले, जिससे कि चैन मिल जाए। भाई ये जो धड़ेबंदी है ये नुकसान कैसे देती है? जो साइलेंट वोटर होता है ना वीर जी, वो सबसे खतरनाक होता है। और हर एक बंदे के पास अपने कुछ पर्सनल वोटर होते हैं, ये सबको पता, हर नेता के होते हैं। जो ये धड़ेबंदी है ये देखती कि यहाँ पे हुड्डा का अच्छा वो है स्कोप, वहां पे वो वोट काट देते। इनकी आपस की काटा फांसी की वजह से बीजेपी राज करगी 10 साल तक, इनकी धड़ेबंदी की वजह से। अगर कांग्रेस में धड़ेबंदी ना हो तो कांग्रेस की सरकार लगातार चल सकती है हरियाणा के अंदर। लेकिन ये धड़ेबंदी की वजह से ही ये नुकसान हो रहा है। ये अगर 2024 से पहले पहले क्लियर कर लेंगे ये लोग कि भाई ठीक है एक उसके नीचे रहेंगे हम, तो ठीक रहेगा। नहीं तो एक तरफा सरकार तो अब की बार कांग्रेस की आने से रही, फिर वही छोटे छोटे दल है ना जो 5 सीट लेगा, कोई 4 सीट लेगा, उनके साथ समझौता करना पड़ेगा इन लोगों को। ਜੀ। ਭਾਜਪਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਾਅ ਖੇਡੂਗੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ? हरियाणा के अंदर खट्टर साहब सीएम फेस नहीं है। अब की बार या तो अनिल विज के ऊपर या कोई नया जो चुना गया इन लोगों ने उसके ऊपर किसी दूसरे के ऊपर दाव खेलेगी भाजपा। अब की बार खट्टर साहब के ऊपर कोई दाव नहीं खेलेगी। ये गलती तो बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि एक चीज होती है वीर जी, अगर पंजाब का सीएम है वो पंजाबी बोल नहीं सकता, पंजाबी समझ नहीं सकता, तो उसको कहां से सीएम बनाएंगे? अभी खट्टर साहब है, खट्टर साहब से हरियाणवी नहीं बोली जाती और ना ही वो समझते इन बातों को, वो समझते भी नहीं है। जब क्यों कहते कि वो कभी से हरियाणा में रहे हैं, वो नहीं रहे हैं। जो क्षेत्रीय भाषा होती है, मुख्यमंत्री किसी भी सूबे का हो, सबसे जरूरी बात है कि उसको क्षेत्रीय भाषा को उसकी पकड़ होनी चाहिए। वो पकड़ खट्टर साहब में नहीं है, इसलिए खट्टर साहब तो अब की बार दूर दूर तक कहीं भी चेहरा नहीं है सीएम का। ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? फिर जी पंजाब की सरकार से बहुत बड़ा सबक लिया हरियाणा के लोगों ने। इतना बड़ा सबक लिया है कि ये जो आम आदमी बोल के आ तो जाते हैं, लेकिन ये आम से खास से भी बड़े खास हो जाते हैं। भगवंत मान सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। भगवंत मान पूरी जनता के बीच में रहते थे, अभी 1600 बॉडीगार्ड। सबसे विशेष बात जो नोट की हरियाणा के लोगों ने, हमें नहीं पता पंजाब के लोगों ने नोट की है या नहीं की है, भगवंत मान साहब किसी भी पंजाब पुलिस वाले को अपनी बॉडीगार्ड के उसमें नहीं रखते। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। क्या उनको इतना भी भरोसा नहीं है, पंजाबियों के ऊपर इतना भरोसा नहीं भगवंत मान साहब को कि पंजाब पुलिस को अपने साथ रखें? कम से कम खट्टर साहब की यहाँ पे तो बढ़त है कि वो रखते तो हरियाणा पुलिस वालों को साथ में है, ये तो सीआरपीएफ और बीएसएफ को साथ रखते हैं। दूसरी चीज ये बोलते हैं हम आम घरों के बंदे हैं, इनकी माँ की सिक्योरिटी अलग है, इनकी घरवाली की सिक्योरिटी अलग है। ये कौन से आम घरों के बंदे हैं? हम ये बिल्कुल समझ में आ गया है। ये चीज कन्फर्म है, जो पंजाब के अंदर अगर कुछ भी होता है ना, आज सबसे बड़ी तकलीफ हरियाणा को होती है। ये हम ये कह रहे हैं, ये जो सरकारें बोल रही है ना कि हम एक भारत अखंड भारत बनाएंगे, तो उससे के पहले हरियाणा ने बोलना शुरू किया था कि पहले हमारा संयुक्त पंजाब बना दो। आप अखंड भारत बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले संयुक्त पंजाब एक कर दो। आज लोग तड़प रहे हैं, अपना जो संयुक्त पंजाब टूटा है ना, हरियाणा के लोग भी तड़प रहे हैं, हिमाचल के भी तड़प रहे हैं, पूर्वी राजस्थान भी तड़प रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी तड़प रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनाने की मांग कर चुका है, आपको जी पता होगा इस बात का। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ
ਉਹ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ। ਸੋ ਉਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੱਥ ਪਹਿਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਪਕ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।